नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे स्थानीय स्वशासन ग्रामीण, लोकल गवर्नमेंट रूरल, जिसके अंतर्गत आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा हमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमारा मुख्य विषय है हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था व अर्थव्यवस्था का वर्णन किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत बनाने के उद्देश्य से उसे केवल संघीय और प्रांतीय शासन में ही विभक्त किया गया था। 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए तो इन आम चुनावों में आशा के विपरीत आधे से भारतीय मतदाताओं ने भाग नहीं लिया था। अतः भारत के सभी मतदाता राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करें, चुनावों में भाग लें। इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों के गठन और उसमें स्थानीय जनता की भागीदारी को विश्वसनीय बनाने के प्रयत्न 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक गांव अलीपुर से ग्राम पंचायत की स्थापना से आरंभ किए। उसके पश्चात इस दिशा में निरंतर प्रयास हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो शासन शक्तियों को केवल वो 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय और राज्य स्तर पर। परंतु इससे वो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और मतदाताओं की भी चुनावों में जो सहभागिता थी वो काफी कम रह रही थी। अतः इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में वो व्यवस्था की गई और शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण था उसको स्थानीय स्तर तक किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे कौन से कारण थे। तो निम्नलिखित ऐसे कारण थे जिनसे हमें ज्ञात होता है कि हमें वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड्स। शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महसूस हुई है। भारत एक विशाल देश है, इसमें 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतने बड़े देश की आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती। प्रत्येक प्रांत व क्षेत्र की अपनी स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं और समस्याएं होती हैं जिनकी पूर्ति केवल स्थानीय सरकारें ही अच्छे ढंग से कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमने किया कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि हमें वो शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव हुई, महसूस हुई कि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं और समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो अकेले केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती है। प्रत्येक प्रांत व क्षेत्र की जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका समाधान वो स्थानीय सरकारें ही अच्छे ढंग से कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की जो आवश्यकता है वो लोकल नीड्स, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो महसूस होती है। तो सबसे उसके पश्चात हम नंबर 2 पर स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फॉर द सेल्फ रिलायंस टू लोकल बॉडीज। इसी प्रकार से शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमें स्थानीय निकायों को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पड़ती है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के द्वारा स्थानीय निकायों को विभिन्न तरह के अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि वह क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाएं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की जो विकासात्मक योजनाएं हैं और जो उस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान करने के लिए जो है वो स्थानीय जो सरकारें होती हैं, स्थानीय जो स्वशासन होता है, वह जो है वो अपने ढंग से जो है वो योजनाएं बनाकर जो है उनको जो है वो लागू कर सकता है। जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार और महिला विकास, बच्चों के विकास के लिए क्षेत्र की जो अन्य समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए जो है स्थानीय सरकारें जो है वो विकासात्मक योजनाएं बनाकर जो है उनका समाधान कर सकती है। ऐसा तभी हो सकता है यदि स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो शक्तियां प्रदान की जाती हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है वो सबसे निम्न स्तर तक जो है वो किया जाता है, तभी जो है वो विकासात्मक योजनाएं स्थानीय सरकारें अच्छे ढंग से बना सकती हैं। नंबर 3, लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए फॉर द स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी, शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी पड़ती है। यदि शक्ति का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर तक नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। इसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए शक्ति को स्थानीय निकायों में बांटा जाता है। स्थानीय निकायों के चुनावों के समय लोगों की जो जन सहभागिता का स्तर होता है वो 90 से 95% तक हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनावों में जो है वो 60 से 70% और लोकसभा के चुनावों में यह स्तर जो है, यह भागीदारी जो है वो 45 से 60% तक ही रहता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है वो हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता जो महसूस होती है। लोकतंत्र को तभी जो है वो सुदृढ़ बनाया जा सकता है यदि लोगों की जो है वो शासन के कार्यों में, चुनावों में जो है वो उसकी जो सहभागिता है उसका स्तर जो है वो काफी उच्च हो। जैसा कि हमें पता चलता है कि जब भी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के समय जो जन सहभागिता है, मतदाताओं का जो मत प्रतिशत रहता है चुनावों के समय, वह जो है वो 90 से 95% तक रहता है। और जबकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें 60 से 70% तक रहता है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये मतदान प्रतिशत जो है वो 45 से 60% तक रहता है। तो इस प्रकार से जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो है वो लोगों की सहभागिता शासन कार्यों में बढ़ाने के लिए जो है आवश्यक है कि जो शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है वो सबसे निम्न स्तर तक जो है किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके। नंबर 4, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों वाले लोग जो है वो निवास करते हैं। शक्ति के विकेंद्रीकरण के द्वारा हम समाज में रहने वाले इन लोगों या वर्गों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था में इन वर्गों के हित पूर्ण नहीं हो सकते हैं। विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर ही इन सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता जो है वो इसलिए भी पड़ी है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि जहां जो कि एक बहुधर्मी है, बहुजातीय है, बहुभाषी है, बहुसंस्कृति है और क्षेत्रों वाला देश है। यहाँ पर कई वर्गों के लोग जो है वो निवास करते हैं। अतः इन वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए
इन वर्गों के विकास करने के लिए, इन वर्गों के कल्याण के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाने के लिए जो है वो हमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो जो अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो इन सभी वर्गों के हितों की रक्षा जो है वो नहीं हो सकती है। अतः समाज के सभी वर्गों और क्षेत्र के सभी वर्गों और देश में रहने वाले सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि जो शासन की शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण जो है वो सबसे निम्न स्तर तक किया जाना चाहिए। नंबर 5, राजशक्ति को जनशक्ति बनाने के लिए, टू बिकम राजशक्ति टू जनशक्ति। भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता का एक मुख्य कारण भारत में जो है वो राजशक्ति को जनशक्ति बनाना भी है। भारत में प्राचीन काल से ही सत्ता समृद्ध वर्ग या संपन्न वर्ग के हाथ में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत में शासन की शक्ति समृद्ध वर्ग के पास ही रही है। आम लोगों ने कम ही राजनीति में भाग लिया है। जनता की भागीदारी को राजनीति में और शासन में बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और जनसाधारण को भी शासन के प्रत्येक स्तर पर भाग लेने का अवसर मिले। इस प्रकार से जो है राजशक्ति को जनशक्ति में बदलने के लिए आवश्यक है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्राचीन भारत को देखें तो हमें पता चलता है कि सत्ता जो है वो समृद्ध वर्ग के पास ही रही है। और इसी प्रकार से यद्यपि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भी हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हुआ, उसके पश्चात भारत में जो है वो लोकसभा के, राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। परंतु अगर हम जो है वो समग्र रूप से इसका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जो शासन की शक्ति है वह अभी भी जो है वो संपन्न या समृद्ध वर्ग के पास ही रही है। आम लोगों को जो है वो शासन कार्यों में भाग लेने के कम ही अवसर जो है वो प्राप्त हुए हैं। अतः आवश्यक है कि राजशक्ति को जनशक्ति में बदलने के लिए आवश्यक है कि जो शासन की शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है वो सबसे निम्न स्तर तक किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो राजशक्ति को जनशक्ति में बदला जा सके। इसी प्रकार से नंबर 6 पर हम जानेंगे महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स। महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं की राजनीति में भूमिका असंतोषजनक रही है। स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और को लागू किया गया और उन्हें बिना किसी भेदभाव के जो है राजनीतिक अधिकार भी दिए गए, परंतु महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्रों में जो भूमिका है वो नाम मात्र की ही रही है। वह प्राय पुरुषों का ही अनुगमन करती रही है। 1992 में, 73 में एवं 74 में संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को विश्वसनीय बनाने के प्रयत्न आरंभ किए और स्थानीय निकायों में जो है 33% आरक्षण भी दिया गया, ताकि जो है वो स्थानीय आवश्यकताएं और समस्याओं के समाधान में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार से महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए भी जो है हमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। यद्यपि प्राचीन काल से ही महिलाओं को जो है, अगर हम महिलाओं की सहभागिता जो है वो राजनीति में देखें तो काफी असंतोषजनक रही है। स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया गया, परंतु महिलाओं की राजनीति में सहभागिता जो है वो नाम मात्र की ही दर्ज की गई। महिलाओं की राजनीति में जो है वो सहभागिता बढ़ाने के लिए जो है 1992 में, 73 में एवं 74 में संवैधानिक संशोधन जो है वो संविधान में किया गया, जिसमें कि महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए उनको स्थानीय निकायों में जो है वो 33% आरक्षण जो है वो स्थान आरक्षित रखे गए हैं। और इनकी जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी इनकी भूमिका लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में बढ़ाने के लिए जो है
वो ये मांग की जा रही है कि इनको लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में भी जो है वो आरक्षण का प्रावधान जो किया जाना चाहिए। यद्यपि काफी कुछ राज्यों में जो है ये 33% आरक्षण की सीमा जो स्थानीय निकायों में की गई है, इसको बढ़ाकर जो है वो 50% तक भी कर दिया गया है। धन्यवाद।